Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. My name is Manas Pandey and we are starting the second chapter of the Indian polity. देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बात की थी प्रेम्बल का क्या इंपॉर्टेंस है, प्रेम्बल की एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन पॉलिटी। ये क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो इसको समझने के लिए हम लोग आज पूरा का पूरा चैप्टर देखेंगे। ये सारे एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग इसमें बात करेंगे फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट टू चार्टर एक्ट 1853। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट हम लोग शुरुआत करते हैं इससे, नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रिया। मतलब कि आपने कभी देखा है कि जंगल में कोई शेर हो, उसका कोई राज तिलक कर रहा हो? नहीं, कभी नहीं करता। कैसे? तो वो शेर राजा बना कैसे? शेर राजा बना अपने पराक्रम से। वो लोगों को इस हिसाब से अपना पराक्रम दिखाता है कि लोग उसको मानने लगते हैं। तो इसीलिए कोई आपकी कभी कुछ बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, इससे मैटर नहीं होता। आपको एक ऐसा शेर बनना है या ऐसा राजा बनना है जो कि अपने आप से, आपके अंदर की जो पराक्रम है उससे लोग आपको जानने लगे कि नहीं, ही इज़ द किंग ऑफ द लैंड। अदरवाइज आपने कभी देखा कि नोबडी, वी ऑल नो दैट द लॉइंग इज द किंग ऑफ जंगल, लॉइंग इज द किंग ऑफ जंगल, बट कौन, किसी ने डिक्लेयर किया? नहीं। आप इसके सामने खड़े हो जाइए, ये खुद डिक्लेयर कर देगा आपको कि ही इज द किंग, नॉट यू। ठीक है ना? तो ये आपके अंदर होना चाहिए। इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए, अरे ये क्या खुल गया, तो ये क्या है, हम लोग इस चीज़ पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 6th सेंचुरी से अगर हम बात करते हैं, कब? 6th सेंचुरी। कब से बात कर रहे हैं? 6th सेंचुरी से हम लोग बात करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एकदम साफ भाषा में समझिए, एक एक पॉइंट को वर्ड बाय वर्ड समझिएगा। इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा पीछे से। हुआ क्या, देखिए, 6ठी सेंचुरी में पहले आपको पता है कई सारे सभ्यताएं हुआ करती थी, जिनमें एक थी रोमन सभ्यता, एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, एक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो रोम सभ्यता थी, जो रोमन एम्पायर में, ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये क्या था? ये पूरा रोमन एम्पायर था। यहाँ पे बहुत बड़ा, ये कहाँ पे क्या था? रोमन एम्पायर। तो 6th सेंचुरी में क्या हुआ, ये रोमन एम्पायर 2 पार्ट में टूट गया। कितने पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर और दूसरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन पॉलिटी कहाँ से शुरुआत हुई है, ब्रिटिशर्स आए तो कैसे हुआ, तो वहाँ की शुरुआत यहाँ से होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर 2 पार्ट में टूट गया। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये आपको देख रहे हैं आज के टाइम पे पूरा का पूरा, आज के टाइम का इलाका देख रहे हैं ना, ये पूरा अरेबिक वर्ल्ड, पूरा टर्की, सीरिया, ये सब क्या था? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। इस समय भारत की पोजीशन ये है, उस समय भी भारत की पोजीशन ये थी। था क्या, ये देखिए, भारत जो था किस लिए प्रसिद्ध था? सिल्क के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सिल्क के लिए प्रसिद्ध था। और किस लिए प्रसिद्ध था? मसालों के लिए, पेपर के लिए, काली मिर्च, मिर्च मसालों के लिए बहुत फेमस था। तो लोग दुनिया से, इसीलिए भारत का नाम भाई बहुत हुआ, लोगों में पता चला कि भाई भारत में भाई सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, तो लोग आते थे यहाँ देखने। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब ये 2 पार्ट में टूट गया, तो ईस्टर्न साइड में धीरे धीरे किस पे राज करना शुरू कर दिया? अरेबियंस ने राज करना शुरू कर दिया। तो अब मुझे बताइए, अगर ये लोग इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो ये इधर वाले लोग भारत कैसे आएंगे? कोई ऑप्शन है? आते तो या तो भाई पानी के रास्ते यहाँ से आते, या फिर इसके रास्ते आते। तो अब इसको इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया, अरब्स ने, अरेबियन ने उसको ब्लॉक कर दिया। और वो लोग क्या करते थे? बहुत ज़्यादा पैसा लेते थे, टैक्स लेते थे इस रास्ते आने के लिए। तो अब भैया ये यूरोपियन लोगों ने क्या किया, इन्हें भारत आना था, यहाँ से ये सामान, कच्चा माल उठाते थे, मसाला लेते और वापस जाते। लेकिन अब चूंकि रास्ता ब्लॉक है तो कैसे आते? इन्होंने नया चीज़ ईजाद किया, ये लोग यहाँ से घूमते हुए ऐसे इंडिया आए। ठीक है ना? तो इन्होंने अल्टर, ये कौन आया? ये वास्को डिगामा भारत आया। कब आया? 1498 AD में, याद रखिएगा। अब जब ये आया तो भैया वास्को डिगामा आया, उसको बहुत फ़ायदा हुआ यहाँ से। ठीक है, पेपर पे, काली मिर्च का उसने बहुत फ़ायदा उठाया, वापस गया, उसने बेचा, लोगों को पता चला, भैया यूरोप में पता चल गया कि भारत से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो पहले कौन आया था? पोर्चुगीज़ आए थे। फिर कौन आया? डच आए। कौन आए? डच। तीसरे नंबर पे कौन आए? ब्रिटिशर्स। भैया जब एक को पता चला, एक ने फैलाया, दूसरे को पता चला, इन जब बहुत ज़्यादा फैलने लग गया तो भैया ब्रिटिशर्स भी कम क्यों रहे, भाई हम भी चलते हैं। तो हुआ क्या, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए 1599 में, कब? 1599 में
कुछ लोग थे, कुछ लड़के थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक ग्रुप, लड़कों का ग्रुप था, उन्होंने ग्रुप बनाया, या आप कहिए तो उन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, मर्चेंट एडवेंचरस। मर्चेंट एडवेंचरस ये कंपनी का नाम दे दिया। कब? 1599 में ब्रिटेन में ऐसा हुआ। अब क्या हुआ देखिए, ब्रिटेन में अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ 1599 में 1600 ईस्वी में, खास तौर से याद रखिए 31 दिसंबर 1600 एडी में महारानी एलिजाबेथ ने इनको क्या दिया, एक चार्टर दे दिया। चार्टर का मतलब जाओ परमिट, किस लिए परमिट दिया कि जाओ अब तुम ईस्ट इंडियन इलाके में अपना ट्रेड कर पाओ, व्यापार कर पाओ। ठीक है, तो भैया याद रखिएगा 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उस समय भारत में कौन था? अकबर था। ठीक है, 1600 में इन्होंने क्या किया, चार्टर मिला इन्हें, किससे मिला? एलिजाबेथ से। ठीक है, तो ये कहाँ पे आए? इंडिया में या ईस्ट इंडिया में इन्हें ट्रेड करने के लिए परमिट मिल गया। चार्टर का मतलब परमिट मिल गया। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, जब इन्हें परमिट मिल दिया तो आपको पता है 3 हिस्से हैं, याद रखिएगा। एक तो है 1600 से 1765 तक। अब कोई भी देखिए आपके इलाके में, आपके सिटी में कोई भी बाहर से विदेशी आएगी, क्या सीधे आप पे अटैक कर देगा क्या? इनका मोटिव तो देखिए पहले दिन से ब्रिटिशर्स का क्लियर था कि इन्हें राज करना था। लेकिन शुरुआत कैसे करते थे ये? शुरुआत इन्होंने क्या किया, शुरू के 1600 से 1765 तक इनका क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली इनका मोटिव था ट्रेड करना। क्या करना? व्यापार करना। यहाँ देख लीजिए इनका क्या मोटिव था, विशुद्ध रूप से कार्य, व्यापारिक कार्य के लिए आए थे। इन्होंने शुरू में बोला भैया हम लोग व्यापारिक कार्य के लिए आए हुए हैं इंडिया में। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है जब ये लोग व्यापारिक कार्य के लिए आए थे तो कब तक इन्होंने व्यापार शुरू किया? 1765 तक। उसके बाद क्या हुआ तो आपको पता है 22 अक्टूबर 1764 को एक फाइट हुई। कौन सी फाइट? बक्सर की फाइट हुई। उसमें फाइनली क्या हुआ, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, मुनरो ने, एक थे मुनरो, उन्होंने किसको हरा दिया? सुजाउद्दीन प्लस कासिम प्लस शाह आलम II को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। जैसे ही हराया फिर उन लोगों ने संधि की, और संधि क्या की? संधि की मीन्स पैक्ट किया, और पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया उन्होंने, पहली बार 1765 में क्या ले लिया? दीवानी अधिकार। याद रखिएगा 1765 में, जिसका कि अब तक, इसके पहले कंपनी का क्या काम था? विशुद्ध रूप से क्या था? व्यापारिक, सिर्फ वो व्यापार करने के लिए था। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो सब आपस में बटे ही हुए हैं, सब आपस में एकदम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो 1765 में जब बक्सर के युद्ध में उन्होंने हरा दिया बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को, तब भैया उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा अधिकार ले लिया? दीवानी अधिकार। कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उन्होंने दीवानी अधिकार अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, दीवानी क्या होता है? दीवानी अधिकार देखिए 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। एक तो होता है क्या? दीवानी और दूसरा फौजदारी। दीवानी का मतलब आप ऐसे समझिए, आज के टाइम पे एक तो होता है सिविल मैटर और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर। ठीक है, तो सिविल मैटर के लिए क्या होता है? सिविल प्रोसीजर, वो किसके अकॉर्डिंग चलता है? 1908 सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 आज के टाइम पे चलता है। दूसरा क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC। CRPC कब आया? 1973 में आया। CRPC किस में आया? CRPC 1973। तो क्रिमिनल का मतलब क्या और सिविल का मतलब क्या? सिविल का मतलब 2 चीज़ होता है। एक तो अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? सिविल या दीवानी अधिकार। ठीक है, नागरिक न्याय, देखिए रहे ना, 2 चीज़ आती है, एक तो नागरिक न्याय, दूसरा राजस्व। राजस्व का मतलब आपका पैसे का कहीं मैटर फंसा तो अगर किसी राजस्व या रेवेन्यू के रिलेटेड बात हो रही हो तो वो किस में आएगा? दीवानी में। और नागरिक न्याय की बात करें तो वो भी किस में आ जाएगा? दीवानी में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया दीवानी अधिकार। दूसरा क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर। आपने किसी का मर्डर कर दिया, अब मर्डर आप भले कर रहे हैं बट उससे इफेक्ट कई सारे लोग होते हैं ना, से पब्लिक में भय होता है, तो ये सब किस में आ जाता है? क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC 1973 के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे 1765 में इनको कौन सा अधिकार मिल गया? इनको मिल गया दीवानी अधिकार। किसको मिल गया? ब्रिटिशर्स को मिल गया दीवानी अधिकार भारत में। ठीक है, राजस्व की वसूली, नागरिक न्याय के लिए इन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। अब क्या हुआ तो तीसरा स्टेप, तब याद रखिएगा पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज फ्रॉम 1600 टू 1765। इनका प्योर मोटिव क्या था? 3 मोटिव अलग अलग हो गए इनके। 1600 से 1765 तक इनका विशुद्ध रूप से काम था ट्रेड करना भारत में। क्या करना? ट्रेड करना।
1765 से लेके 1558 तक, 1765 से लेके 1858 तक इनका क्या मोटिव था? ट्रेड किया इन्होंने। ट्रेड के साथ क्या किया इन्होंने? राजनीति करनी शुरू कर दी। ट्रेड तो किया ही भाई, ट्रेड तो पहले ही मोटिव था, लेकिन इन्होंने जब देखा कि आपस में लड़ाई हो रही थी, इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। तो ट्रेड प्लस पॉलिटिक्स कब शुरू किया? 1765 से 1858 के बीच में इन्होंने शुरू किया। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? 1858 से लेके 1947 तक। इस दरमियान में पहले देखिए ब्रिटिशर्स का पहले क्या था? ट्रेड किया, फिर ट्रेड के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। उसके बाद इसके बाद से क्या हो गया? प्योर रूप से इन्होंने क्या शुरू किया? पॉलिटिक्स। तो 3 रेंज में हम लोग पढ़ेंगे। 1600 से 1765 तक क्या किया ब्रिटिशर्स ने? भारत पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के काम आया। 1765 में जब उन्हें अधिकार मिला दीवानी का बक्सर के बाद, तो उसके बाद 1765 से लेके 1858 तक क्या हुआ? उनका मोटिव ट्रेड था, उसके साथ पॉलिटिक्स करना भी था, आपस में लड़ाई झगड़ों में घुस जाते थे। ठीक है, उसके बाद 1858 से 1947 तक इनका प्योर काम क्या रह गया? गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को चलाना। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके लिए याद रखिए, अब इन्होंने ये जो माहौल बनाया वही आज तक चला आ रहा है। इन्होंने क्या किया? तो हम लोग इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। मैंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या था? एक प्राइवेट ग्रुप था ना, प्राइवेट कंपनी थी। इसको चार्टर किसने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। ये क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी, इसको किसने परमिट दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया। तो अब भैया कोई आप किसी को दे रहे हैं, जाओ भैया हम तुमको परमिट दे रहे हैं, जाओ वहाँ काम करो, तो वहाँ काम करेगा, वो कुछ दिन काम करेगा, ट्रेड करेगा। तो ये बताइए जब वहाँ काम करने लगेगा उसको मज़ा आने लगेगा, तो वो उस पर एकाधिकार टाइप का नहीं जमाने लगेगा। तो फिर क्या लगेगा बताइए? भाई कंपनी को ऑथराइज किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश ने किया, लेकिन अब कंपनी ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया, तो क्या करेगा? वो जो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश है उसको क्या करेगा? थोड़ा सा उसको रेगुलेट करेगा। ठीक, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या? एक तो 1773 से 1858 तक कंपनी रूल। कंपनी रूल का मतलब कि ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है आप रूल करो, हम आपको तरीका बता रहे हैं, आप इस हिसाब से रूल करो, लेकिन रूल कर कौन रहा है? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 के बाद से ऐसा क्यों? 1857 में बहुत बड़ी पहली क्रांति हुई थी, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद इतना हदस गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि उसने कहा ठीक है कंपनी काम नहीं करेगी, हम डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे? क्राउन रूल शुरू कर देते हैं। समझ गए ना? तो ये है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, और प्लीज इफ यू आर फीलिंग द कंटेंट इज जेन्युइन, प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग आ जाते हैं 1 बाय 1। तो मैंने क्या कहा? 1773 से लेके 1773 से 1858 तक जो हुआ उस टाइम को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कंपनी रूल। क्या बोला जाता है? कंपनी रूल। और 1858 से लेके उसके बाद क्या बोला जाता है? क्राउन रूल। ठीक है ना, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपनी रूल 1773। इसका नाम क्या है? सबसे पहला एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है? देखिए 1765 में जब इनको दीवानी अधिकार मिल गया तब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं अब थोड़ा सा अपने आप को हम आपका एक चलने का तरीका बताते हैं। तो सबसे पहला क्या तरीका बताया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। कब? 1773। इसके तहत इन्होंने क्या किया? याद रखिए, ये 2 इसके अलग वो हैं। इन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट में 2 फायदे थे। पहला तो ये पहला स्टेप था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहला कदम उठाया इस ईस्ट इंडिया कंपनी के काम को रेगुलेट करने के लिए। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, भारत में। तो ये पहला कदम था। तो आपसे कोई पूछे किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सा पहला स्टेप था, तो रेगुलेटिंग एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसको कंट्रोल करने का? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भैया हम आपको अभी काम करने को दे दें, आप अकेले काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके अंदर वो आ जाएगा भैया हम ही हैं सब कुछ, तो उसको कंट्रोल करना जरूरी था। दैट्स वाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पहले किया। इसके तहत क्या किया? पहली बार कंट्रोल किया। दूसरा क्या था? याद रखिएगा 2 टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक मान लीजिए पिता है, इसके 3 बेटे हैं। ठीक है, ये 3 बेटे हैं।
अगर पिता कहता है कि तुम लोग काम करो लेकिन सारी पावर मेरे अंदर रहेगी, हर चीज़ की पावर मेरे अंदर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम लोअर लेवल, मतलब बच्चों के पास कोई राइट है ही नहीं, सारी राइट किसके पास है, पिता के पास है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। अगर पिता कहता है कि नहीं ठीक है मैं अपनी पावर तुमको, तुम ये इलाका संभालो, तुम ये इलाका संभालो, तुम ये इलाका संभालो, अलग अलग पावर तीनों में बांट देता है, अपने पास कम पावर रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो दो चीज़ हो गई, एक तो हो गया सेंट्रलाइजेशन, दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, ये पहली बार फाउंडेशन रखा गया किसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब अब धीमे धीमे पकड़ बनाना है, जो फाइनल अल्टीमेट अथॉरिटी है वो हम बने रहें इसलिए, ठीक है ना। तो ये दो काम के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, कई सारे फीचर्स थे। तो सबसे पहला फीचर क्या है, इसके तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम होगा ना, ये जरूर आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक एक्ट या चार्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, कोई तो आएगा ही, ठीक है ना। और कई बार सीधे सीधे प्रॉपर्टीज पूछ लेता है इनमें कि क्या क्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आते हैं। तो सबसे पहला देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आई कैन गिव यू श्योरिटी ऑफ दैट। सो द वेरी फर्स्ट इज, बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कहने लग गए, उसको गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कहने लग गए, बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लग गए। दूसरी चीज क्या किया, और उसकी सहायता को, अभी बताइए गवर्नर कोई अपने आप में चीता तो है नहीं कि सब कुछ उसको आता है, उसकी हेल्प भी भाई डेली के काम में उसकी मदद करने के लिए क्या किया गया, 4 लोगों की, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब इसके डे बाई डे के कामों में सहायता करने के लिए क्या बनाया गया, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है ना। दूसरा क्या हुआ, दूसरा फीचर क्या हुआ, तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे, अब क्या किया, मैंने बोला ना कि इसके तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत करना शुरू कर दिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर अपने पास लेना। तो क्या कर दिया, पहले तो बंगाल को इतना हाइप किया कि वहाँ के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, और क्या किया, जो बचे हुए थे जैसे बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उसको इनका सबऑर्डिनेट कर दिया। सबऑर्डिनेट का मतलब सर्वे सर्वा कौन हुआ, यही गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी। इसको क्या कर दिया, देखिए इन दोनों को उसका सबऑर्डिनेट कर दिया। दूसरी चीज, तीसरी चीज आ जाइए, क्या इन्होंने, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पेट क्वेश्चन आपको पता ही होगा, इट एस्टेब्लिश्ड, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसमें कितने जज थे, एक चीफ जस्टिस था और 3 और जज थे। और पहले चीफ जस्टिस का नाम क्या था, एलिजाह एमपी, याद रखिएगा, एलिजाह एमपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए एग्जाम में। अगर वनडे एग्जाम होता है तो यही शब्द पूछ लेता है, और अगर यूपी पीसीएस में तो देखिए कुछ भी पूछ लेता है, हुमायूं के बाएं पैर का चप्पल, जूते का नंबर, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, ये यूपी पीसीएस है, ठीक है। तो कोई लेवल नहीं होता, आपको हर चीज़ पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने लिख दिया कि कितने थे, 1 चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद दैट 3 अदर जस्टिस वेयर देयर, किसमें, इस सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, 1773 में। कब हुई, 1774 में। आपको आई होप कि हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरीथिंग। द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए अल्टीमेट गोल क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इस कंपनी के सारे कामों को कंट्रोल करना। भैया अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी है, आप उस पर कंट्रोल नहीं बनाएंगे तो अपने हिसाब से खूब पैसा लूटेगी भैया, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर था कि उस पर कंट्रोल करना। तो सबसे पहली चीज़ क्या की, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरी चीज़, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उसको इनका सबऑर्डिनेट का मतलब आप इनके अंडर में काम करेंगे आप दोनों, ठीक है। तीसरा क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। और चौथा इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के हर मामले को समझाने के लिए। खास तौर से अब देखिए ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा क्या था, जिस जगह भी गए वहाँ से उन्होंने पैसे की उगाही की, धन को लूटा। तो मेन अल्टीमेट गोल क्या है उनका, मनी और कुछ नहीं था अल्टीमेट गोल। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, एक गवर्निंग बॉडी बनाई, और उसको क्या किया, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स, कंपनी के ये 3 मामले, कौन कौन से मामले, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, ठीक है ना। तो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। द कंटेंट हैज़ बीन रिटन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि हिंदी देखिए हमेशा क्या रहता है, ट्रांसलेशन रहता है, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए।
चलिए, द नेक्स्ट वन इज, अब देखिए सबसे पहले याद रखिए आपने क्या किया, एक कानून बनाया जिसको क्या बोला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये बताइए आपने जो बनाया, क्या आप श्योर हैं वो 100% सही होगा? नहीं। तो अब उसमें कुछ ना तो आप तो कमियां रहेंगी ना, कमियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी? हाँ, तो उस कमियों को आप क्या करेंगे, उसको आप सुधारेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 2 एक्ट आए। कौन कौन से 2 एक्ट आए? एक तो आया एक्ट ऑफ 1781 और दूसरा आया एक्ट ऑफ 1784। तो 2 एक्ट आए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए, ठीक है ना। तो दोनों कमियों को सुधारा। सबसे पहले क्या, एक्ट ऑफ 71। तो इसको एक नाम और दिया जाता है क्या, इन दोनों को, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब आपसे हमसे कोई गड़बड़ी हो गई थी बनाने में कानून, फिर हमने उसको क्या कर लिया, सुधार लिया, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसकी क्या खूबियां थी, तो सबसे पहले एक्ट ऑफ 1781 की क्या खूबी थी, अब आप खुद से सोच सकते हैं। पहले हमने कोई कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की, कंट्रोल किया, फिर हमने क्या किया, अब देखिए इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया 1773 में। सिर्फ बनाना नहीं आसान था ना, आपने एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दिया। कोर्ट का काम क्या है, मामले को, हर जगह के मामले को देखना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भैया आप देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें हर आदमी के पास कोर्ट जाने, भाई आपको कोई फंसाए तो आपके पास बचने के 1000 तरीके हैं। तो जिन लोगों ने भी संविधान बनाया वो यहीं से बनाया होगा। आप कैसे समझते हैं, तो देखिए इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, सुप्रीम कोर्ट भी बनाया। अब भैया सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी देख सकता है, तो गवर्नर जनरल को भी देख सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, समय के साथ अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को बचाया। कैसे बचाया, देखिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी 4 लोगों की काउंसिल थी, और उसके साथ जितने भी कंपनी के सर्वेंट थे वो किसके ज्यूरिडिक्शन के बाहर हो गए, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के बाहर हो गए। इसका मतलब हम अच्छा करें बुरा करें, सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए नहीं, किसके लिए है, इंडियंस के लिए बनाया, ठीक है। अब ये देखिए होता है, हम किसी के सिस्टम में घुसते हैं, पहले एक हाथ जोड़ते रहते हैं, उसके बाद धीमे धीमे उसको मारना शुरू कर देते हैं। तो ये वो सिस्टम आ रहा था, अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं। द सेकंड पॉइंट इसका क्या हुआ, 1700। अच्छा ये देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि 1773 इंपॉर्टेंट है, 1781 कई किताबों में नहीं दिया है। पहले भी जो देखिए, जो पुरानी किताबें थी लक्ष्मीकांत सर की, उसमें ये नहीं था, ये अब इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप कम मत समझिए। 1773 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1781। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल को एग्जम्पशन कर दिया गया, एग्जम्पशन मतलब हटा दिया गया। इसका मतलब सारे कायदे सुप्रीम कोर्ट के किस पे लगेंगे, हर आदमी पे लगेंगे, लेकिन इनके लोगों पे नहीं लगेंगे। ये क्लियर हो गया। और क्या माहौल फंसाया, देखिए कोर्ट, एक तो सुप्रीम कोर्ट मतलब टॉप लेवल की कोर्ट, दूसरी क्या हुआ, प्रोविंशियल कोर्ट, जितने छोटे छोटे प्रोविंसेस थे भारत में वो भी तो कोर्ट थी ना। अब ये बताइए, अगर कोई, जैसे हाई कोर्ट में आपका कोई मैटर फंसा, प्रोविंशियल कोर्ट में बात कर रहा हूँ, जैसे हाई कोर्ट होती हैं, आप गए, आपने सुनवाई हुई और आपके अपोजिट में नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, आप उस कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। यहाँ पे इन्होंने मैटर बदल दिया। इन्होंने क्या किया कि अगर कोई प्रोविंशियल कोर्ट का अपील करता है हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो किसके पास जाएगा, उसका प्रोविंशियल कोर्ट का जो भी अपील है वो किसके पास जा सकता है, वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जा सकता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब आप अब जैसे देखिए, हाई कोर्ट का मैटर फंसा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन इन्होंने कह दिया नहीं, हाई कोर्ट का मैटर फंसा कहाँ जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि कहाँ पे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास। और क्या किया इन्होंने, क्या कर दिया, ये देख लीजिए, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन पूरे के पूरे कैलकाटा में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन किस पे हो जाएगा, पूरे के पूरे कैलकाटा में हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या समझते हैं, देखिए पहले भैया जब हमने कोर्ट बनाई तो भारत में कई समाज के लोग रहते हैं, कई समाज के मतलब हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी, सब लोग रहते थे। तो अब भैया सुप्रीम कोर्ट तो एक नॉर्मल रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, अपने एक नियम पे चलेगा, लेकिन भारत में हिंदू किस पे रहता है, हिंदू लॉ पे। हिंदू किस पे चलता है, हिंदू लॉ पे। मुस्लिम किस पे चल रहा था उस समय, मोहम्मदान लॉ पे चल रहा था। तो अब भैया तो इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे बंगाल को अपने अथॉरिटी में लिया। हाँ, इन्होंने ये कहा कि जो हिंदू हैं उनका डिसीजन हम देंगे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, और जो मुस्लिम हैं उनका डिसीजन किसके देंगे, उनको जो ट्रायल किया जाएगा उनको मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायल किया जाएगा। इसका मतलब देखिए, धीरे धीरे कैप्चर करने की कोशिश, ठीक है। पहले हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, फिर तुमको हम अपने में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा अब देखिए, और इन्होंने अपने लिए क्या फ़ायदा कर लिया, इन्होंने क्या किया, देखिए चूँकि चोरी चकारी हो सकती है,
भैया ब्रिटिशर्स आए ही लूटने थे, तो भैया हर मामला कोई सुप्रीम कोर्ट में ले जाता। उसके लिए भी इन्होंने अपने बचाव का रास्ता निकाला। इन्होंने क्या किया, जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स थे उनको हटा दिया, किसके ज्यूरिडिक्शन से, सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से। अब आपको लग रहा होगा, देखिए इससे आपको समझ में आ रहा है कि 1773 से ज़्यादा खतरनाक ये था। इससे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं ये आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको हो सकता है ना जानकारी हो, या आपके पास अगर पुरानी बुक हो लक्ष्मीकांत की तो उसमें वो सब नहीं दिया हुआ है जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बट नई बुक में ये सब कुछ है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखिए और क्या है, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को ये पावर दे दिया कि आप क्या करिए, प्रोविंशियल कोर्ट के रेगुलेशन आप बना सकते हैं। मतलब क्या, पहली चीज़ तो प्रोविंशियल कोर्ट का कोई अगर अपील जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ना जाके कहाँ जाए, गवर्नर जनरल के पास जाएगा। दूसरी चीज़ क्या कर दी भैया, गवर्नर जनरल उनका रेगुलेशन भी बना सकता है। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट अथॉरिटी ये किसको देना चाह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से। पहले क्या करेंगे, देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले भारत से सारी पावर छीनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। कब तक, 1858 तक। उसके बाद 1858 में क्या कर लिया, उसकी सारी पावर छीन के खुद डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो वही होता है कि भैया आप क्या बताएं। देखिए नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो मैंने बोला कि ये दोनों एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब हमसे कोई कानून बना, हमसे गलती हो गई तो उसको हमने सुधार किया। तो पहला सुधार कब किया, 1781 में। सारे इंपॉर्टेंट सुधार वहीं कर दिए, ठीक है ना। अब कुछ बचा नहीं, थोड़ा बहुत बचा था वो अब यहाँ हो जाएंगे, जो बचे हुए थे वो क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहली चीज़ तो ये याद रखिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ कि पहली बार जितनी भी टेरिटरी ब्रिटेन की भारत में थी, मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में भारत में ये लोग थे, उन इलाकों को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कब कहा गया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है कि जितनी भी भारत में अंग्रेजों ने छेका था वो इलाके को क्या बोल दिया गया, ब्रिटिश पोजीशंस इन दी इंडिया। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इधर देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। अब क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कंपनी पे भी कब्जा जमाना धीरे धीरे शुरू किया। उस कब्जे को कैसे जमाया इन्होंने, तो इन्होंने कंपनी के कार्य को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने बताया ना 1773 में क्या हुआ था, इन्होंने एक बनाया था क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। वो क्या किस लिए था, वो कंपनी के सारे मामलों को देखता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 1784 में इन्होंने दो चीज़ों को अलग किया। एक तो उनका कॉमर्शियल मैटर, जो आप व्यापार में कुछ होता है झोल तो उसके लिए अलग, और आप पॉलिटिकल जो काम करते हैं उसको अलग। तो इन्होंने याद रखिए कंपनी के दो चीज़ों को अलग कर दिया। सबसे पहला, अगर इनका कोई कॉमर्शियल मैटर फंसता है, कंपनी का अगर कोई कॉमर्शियल मैटर फंसता है तो उसके लिए क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर इनका कोई पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब पॉलिटिकल में कोई मैटर फंसता है तो उसके लिए क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रखिएगा, कोर्ट का मतलब कॉमर्शियल, सी से कोर्ट, सी से कॉमर्शियल अफेयर्स, इससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था, तो आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए होता है, रेवेन्यू मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इंडिया के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कोर्ट किसके लिए, उनके कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए, ठीक है। तो अब आ जाइए, हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया हो ना 1784 के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ था। 1784 का जो पिट्स था वो सबसे पहले तो उसने क्या कहा कि जितने भी भारत में अंग्रेजों की ज़मीन है, जहाँ जहाँ वो लोग छेके हुए हैं, उन सबको उन्होंने क्या बोला, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी पे और अपना सिकंजा कसा। कैसे कसा, दो चीज़ उन्होंने कंपनी के कार्य को अलग कर दिया। सबसे पहला तो कंपनी का अगर कोई व्यापारिक मामला फंसता है तो उसको कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर उनका कोई पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन में मैटर फंसता है तो उसको कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई कब, 1784 में, दोहरा प्रशासन हिंदी में बोलें तो। नेक्स्ट आता है क्या, 1786। अब आपको ये भी डाउट होगा कि शायद हो सकता है ये भी एक्ट ना दिया हो उसमें, लूसेंट में बहुत छोटे छोटे में दे रखा है, लेकिन ये लक्ष्मीकांत की पुरानी बुक्स में नहीं दे रखा है, जितनी नई बुक्स हैं वहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, आप पहले अब ये समझ लीजिए, ठीक है ना। 1786 का एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे कौन था बंगाल का गवर्नर, की गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने क्या किया, इसने गवर्नर जनरल की पोस्ट को और मजबूत किया। कैसे मजबूत किया, इसने ये कहा, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल पहले तो अपॉइंट हुआ, उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल था, अगर मान लीजिए 4 लोगों की जो उसकी काउंसिल थी, मान लिया उसमें उन्होंने कोई डिसीजन दिया,
तो अब उसने अपने पावर को और बढ़ाया। कौन सी पावर को? गवर्नर जनरल की पावर को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। किस चीज़ की पावर? काउंसिल ने कोई डिसीजन दिया, मना कर देगा, ठीक है मैं नहीं मानूंगा। तो इसका मतलब गवर्नर जनरल को पावर थी ओवरराइड करने की, टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस। कुछ अलग अलग मामलों में जहां मैटर फंसे वहां वो अपना डिसीजन को वैलिड मानेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ये क्वेश्चन है बहुत साल पहले आया हुआ था, यूपीएससी का है, कि गवर्नर जनरल में सबसे पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने खुद को गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया? कमांडर इन चीफ। जैसे भारत में कमांडर इन चीफ कौन है? भारत का प्रेसिडेंट है। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? ये यहाँ से शुरू हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट। अच्छा, अभी एक बात ध्यान रखिएगा, अभी पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1781, फिर 86। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कि नाम चेंज हो गया है, देख लीजिए नाम क्या है? नाम है 1793 का चार्टर एक्ट। तो याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछा जाए पहला चार्टर एक्ट कब आया, तो 1793 में आया। और सबसे लास्ट चार्टर एक्ट कब आया? तो याद रखिएगा, ये आगे अभी मैं आपको बताता हूँ, ये पहला चार्टर एक्ट था। कौन सा चार्टर एक्ट था? पहला चार्टर एक्ट, ठीक है। इसके बाद ये कब तक चला? 1753 तक जो लास्ट है वो चार्टर एक्ट चला। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि चार्टर एक्ट कहाँ से शुरू हुआ, 1793 से शुरू हुआ और कब तक? 1853। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इट स्टार्टेड ऑन 1793 के एक्ट से चार्टर एक्ट बोला गया, और 1853 तक के एक्ट को क्या बोला गया? चार्टर एक्ट बोला गया। तो पहला चार्टर एक्ट 1793, आखिरी चार्टर एक्ट 1853। तो आ जाइए, सबसे पहला चार्टर एक्ट। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब क्या किया, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, पहली चीज़ तो आपको याद रखना होगा, अल्टीमेट गोल क्या है? पहले कंपनी को मजबूत करो और कंपनी के कंट्रोल अपने पास रखो। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मोटिव था। तो कंपनी कैसे मजबूत होगी? अब जितने गवर्नर जनरल, ऐसा थोड़ा ना सब अच्छे ही हैं, सब अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे। तो अब क्या हुआ, 1793 में जो गवर्नर जनरल है उसने अपनी पावर को और बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया? तो मैंने आपको एक बार बताया होगा, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंटी का जो गवर्नर है उसका सबऑर्डिनेट कर दिया था किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट कर दिया था। मतलब सबसे बड़ा कौन है? बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर ये सब आ जाएंगे सबऑर्डिनेट के तौर पे। अब इन्होंने एक और डिसीजन लिया, क्या? कि अगर ये लोग अपना तो डिसीजन लेंगे ही, सेंट्रल बंगाल का तो लेंगे ही, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो किसमें भी घुस सकता है? वो अदर गवर्नर जनरल के डिसीजन को भी इंटरफेयर कर सकते हैं। इसका मतलब अदर जो प्रेसिडेंसीज हैं बंगाल के अलावा, उनके डिसीजन में भी हेर फेर कर सकता है। कौन? बंगाल का जो गवर्नर जनरल है। और क्या है, ये आप लूसेंट में ये वाला चीज पढ़ते होंगे, उन्होंने इसके एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, याद रखिएगा, भारत में कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। तो वो उसकी स्टेट मोनोपोली थी भैया, और कोई था ही नहीं, पूरे ब्रिटेन से यही एक कंपनी आई ही थी भाई चार्टर लेके। अब क्या कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट? धीरे धीरे शिकंजा कस रही है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसके माहौल को और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये आ सकता है एग्जाम में, ये आपको किसी भी लूसेंट में मिल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या हुआ, नेक्स्ट आ जाइए, जो तीसरा इंपॉर्टेंट है ये याद रखिएगा, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर टू बी पेड ऑफ इंडियन रेवेन्यू। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया इन्होंने, एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, वो तो पहले ही बना दिया था, दूसरा इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनाया। मतलब जितने भी रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट के लोग होंगे उनको सैलरी कहाँ से देंगे? इंडियन पैसे से दिया जाएगा। अभी तक सैलरी कहाँ से पाते थे? बाहर से पा रहे थे। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स हैं उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? इंडियन के हिसाब से मिलेगा, भारत का पैसा उठाएंगे कुल मिला के, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, अब ध्यान रखिएगा, ये चार्टर कहाँ से शुरू हुआ? 1793 से, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। 1813 के बाद क्या आएगा? 33, फिर 53। आज हम लोग 53 तक जारी रखेंगे। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आज सब क्या पढ़ रहे हैं? ये कौन से एक्ट हैं? ये कंपनी के रूल में है। अगले वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो किसके रूल में आएगा? वो आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीन्स क्राउन रूल में स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, 1813 के दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। क्या? अब क्या हुआ, देखिए हमने कहा ना शिकंजा पकड़ रहा है। शिकंजा कैसे पकड़ रहा है? पहले तो 20 साल के लिए बढ़ाया, फिर 1813 में इन्होंने क्या कर दिया, अब शिकंजा नहीं बढ़ाया, अब इन्होंने कंपनी की, माने एक कंपनी क्यों राज करे? हर कंपनी, भैया एक कंपनी, इंडिया कंपनी ही क्यों रहे, हर कंपनी रहे। तो हर कंपनी के लिए इन्होंने कर दिया कि जो मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया। सिर्फ एक चीज को छोड़ के, इन्हें
अलाउ किया गया चीनी, मतलब ये टी का मतलब चाय, इन्हें चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़ के बाकी इनकी मोनोपोली खत्म कर दी गई। मतलब अब ये सिर्फ चीन के साथ किसका व्यापार कर सकते हैं, चाय बेच खरीद सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाकी सब में इनकी मोनोपोली को क्या कर दिया, खत्म कर लिया। प्लस जो दूसरा सबसे बड़ा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बेसिक बुक्स में नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में ही मिलेगा, कि इन्होंने क्या किया। अब इनका एक तो मोटिव था भारत से पैसा कमाना। जितने भी भारत से विदेशी आए, देखिए कोई भी, चाहे अरेबियंस आए चाहे यूरोपियंस आए, सबका मोटिव क्या रहता है, एक तो भारत से पैसा लूटना, दूसरा क्या, हमें अपनी संस्कृति इन पे थोपनी है। तो उसका मतलब क्या, अगर ब्रिटिशर्स आए हैं तो उनका मतलब क्या, मोटिव क्या था, एक तो पैसा लेना है, दूसरा भारतीयों पे क्रिश्चियनिटी को थोपना है, धीरे धीरे हम इनको किस में कन्वर्ट कर दें, अपने जैसा बना लें। तो उन्होंने मिशनरीज को भेजा वहां से, क्रिश्चियन मिशनरीज को कहाँ भेजा, भारत भेजा, ताकि भारत में लोगों को समझाए कि नहीं देखो वो जो एक जितने भी आप लोग देखते होंगे हर टीवी पे आता है मॉर्निंग में, तो इस तरीके से उनको बहकाने के लिए और अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए हर आदमी करता है। देखिए ऐसा नहीं कोई एक धर्म है, कई सारे ऐसे भी हैं जो कि क्या करते हैं, अब जैसे इस्लामिस्ट आए, अरेबियंस आए, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कन्वर्ट करना शुरू कर दिया हिंदुओं को उसमें। जब मिशनरीज आए तो उन्होंने अपने में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये एक रहता ही है टेंडेंसी सभी का जो बाहर से आते हैं। द नेक्स्ट वन इज चार्टर एक्ट ऑफ द 1833। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, ठीक, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे देखिए, दिस एक्ट वॉज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या, अगर आप करिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ था, और उसका खात्मा सेंट्रलाइजेशन को कहाँ पे बंद कर दिया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ये बंद हो गया। मतलब दिस वॉज द फाइनल स्टेप। अब इसमें क्या क्या किया गया, इसमें बहुत बड़ा काम किया गया। इन्होंने ये काम किया, इधर देख लीजिए, जितने भी, इधर देख लीजिए, ये इसका मतलब इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, इस लाइन को समझिए। अभी तक क्या था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, दैट वाज विल बी नोन एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन अब इसके बाद से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बता दिया गया। इसका मतलब अब भारत, जब बंगाल का गवर्नर जनरल अब जो भी रहेगा, वो पूरे भारत में जहां जहां अंग्रेज हैं उन सब का क्या होगा, गवर्नर जनरल माना जाएगा। सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्टार्टेड टू बी कॉल्डिंग एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर आ जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या कर दिया, देखिए, लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाना, हमने कोई नियम बना दिया, तो ऐसे अधिकार जितने प्रोविंस हैं सबको थे। दूसरा चीज क्या था, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास से उनका लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब भाई बॉम्बे के लोगों की कुछ बेसिक नीड्स होंगी, उसके लिए बॉम्बे की जो गवर्नमेंट है या जो वहाँ का गवर्नर होगा, वहाँ के हिसाब से क्या बनेगा, कानून बनाएगा। लेकिन इस एक्ट ने इससे वो ताकत छीन ली और किसको दे दिया, यहाँ पे दे दिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है ना। और क्या था ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब ये सब इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जान लीजिए, इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाता है। 1800, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 1833 के पहले जितने भी एक्ट थे, ठीक है ना, इसके पहले, इस चार्टर एक्ट के पहले के जितने भी एक्ट थे उनको क्या बोला गया, रेगुलेशन बोला गया। लेकिन इस एक्ट के बाद से सारे चीजों को क्या बोला गया, एक्ट। पहले वाला जितने भी प्रोविजंस, जितने भी कानून बने, सब क्या बोले जाते थे, क्या बोले जाते थे, ये देखिए रेगुलेशन बोले जाते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद, इस चार्टर एक्ट 33 के बाद, 1833 के बाद सबको क्या बोला जाने लगा, एक्ट बोला जाने लगा। समझ गए? आई होप कि आपको सब एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का फालतू चीजें बंद कर दी। फालतू चीज़ मतलब अब आप बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइज मत होइए, बात धीरे धीरे क्या करिए, हमारे अंडर में, सिर्फ हमारे लिए। इनका काम क्या था, सिर्फ अब आप क्या करेंगे, अब सारा शासन हम अपने आप लेने वाले हैं, इसलिए आप हमारे नाम से काम करिए, टू हिज मेजेस्टी, ये याद रखिएगा। इसके बाद से इट एंडेड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बॉडी। कॉमर्शियल बॉडी के तरीके पे इनका धीरे धीरे खात्मा शुरू कर दिया और इनको क्या बोल दिया, यू विल बी एक्टिंग एज ए, किसके लिए, मतलब महाराज के नाम से अब आप काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और एक और चीज़ है जो कि ये है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जितने भी सिविल सर्विस के एग्जाम थे उनके लिए ओपन कंपटीशन देने की शुरुआत की जाने की मांग की गई। ये शुरू हुआ, कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश पूरी नहीं हुई। याद रखिएगा,
कोशिश की गई 1833 में और कोशिश पूरी हुई इसके बाद वाले में। ये अंतर याद रखिएगा, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम था उसके लिए ओपन एग्ज़ाम कराने का और इंडियंस की भागीदारी कराने का, उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का कब मिला? 1833 में कोशिश की गई, सफल नहीं हुआ। सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, ठीक है ना, इस वजह से सफल नहीं हुआ। पूरा कब हुआ? तो ये इसके सारे इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। सबसे पहला क्या, भारत के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या बोल दिया कि भारत का गवर्नर जनरल, और पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, सारी पावर जितने भी थे आसपास के इलाके उनसे पावर छीन के क्या कर लिया, उनकी लेजिस्लेटिव पावर ही छीन ली, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या हुआ, और ये जितने भी हैं आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पहले वाले को रेगुलेशन बोलते थे, इसके बाद वालों को एक्ट बोला जाने लगा। इन्होंने क्या कर दिया, सब कुछ जितनी भी चीज़ें हैं कंपनी की, इधर उधर की फालतू काम, कमर्शियल काम को खत्म कर दिया। और अब जो कंपनी काम करेगी वो किसके नाम के रूप में काम कंपनी करेगी, लेकिन किसके नाम पे? हर मजिस्ट्री या फिर उसके नाम पे शुरू करेगी, ठीक है ना। अब आ जाइए चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो 1853 क्यों जरूरी है? पहली चीज तो समझ लीजिए, जो सिविल सर्विस का एग्जाम था जिसको ओपन टू ऑल करना वाला था, उसके लिए ओपन एग्जाम, देखिए, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम एंड सिलेक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। इसके अलावा टू द इंडियंस के लिए भी ये खुल गया, ठीक है ना, और इसके लिए ओपन एग्जाम कराना था। ये कब लागू हुआ? तो ये इस चार्टर 1853 के तहत हुआ, याद रखिएगा। और इसके तहत क्या हुआ, 1854 में मैकॉले कमेटी बनाई गई सिविल सर्विसेज के लिए। क्या बनाई गई? मैकॉले कमेटी। इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए क्या बनाया गया? मैकॉले कमेटी बनाई गई, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ ऐड हुआ। पहली चीज़ क्या, एक तो मैंने आपको बताया कि पहला चार्टर कब शुरू हुआ था? 1793 में। लास्ट चार्टर कब शुरू हुआ? 1853 में, ठीक है। लास्ट चार्टर कौन सा था? 1853। अब इन्होंने क्या कर दिया, देखिए, पहले बोला कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो किसका गवर्नर जनरल है? भारत का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। 1833 में बोल दिया था। 1853 में इन्होंने क्या किया, अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए, ये अगर गवर्नर जनरल है तो इसकी सहायता के लिए क्या था, देखिए 1773 में कहा गया था 4 लोगों की क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी, बनी थी 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसकी सहायता के लिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने क्या कर दिया, इस गवर्नर जनरल की जब कानून, 2 चीज होती है, देखिए, सरकार के 3 अंग हैं। पहला तो लेजिस्लेचर का मतलब, लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून को बनाती है। कानून बनाने को क्या बोलते हैं, ये कौन काम करेगा, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, अब आपने कानून बना दिया उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। और तीसरी चीज होती है जुडिशरी, अगर उसमें कोई कमी है या उसको जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो जस्टिफिकेशन या उसकी वैलिडिटी की जांच कौन करता है, जुडिशरी करता है। ये हमें पता है कि सरकार के ये 3 अंग हैं, ठीक। तो अब पहले क्या हुआ, पहले एक ही चीज थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किसकी मदद के लिए, गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए। लेकिन अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो भैया अब कानून सारे जब इसने सबसे छीन के अपने पास रख लिए तो कानून बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अपने आप बना देगा क्या, ये तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो जब इसने कानून बनाने के लिए बात आई तो इन्होंने क्या हुआ, इस चार्टर के तहत एक नई चीज, 2 चीज हो गई पहली बार, क्या, एक तो हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके पहले तक क्या था, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। लेकिन यहाँ पे 1853 में सबसे जरूरी यही है, क्या बना दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया। 2 पार्ट में मतलब एक हिस्सा लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसमें कितने मेंबर जोड़े गए, फॉर द फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा, कितने बार, पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी और इसमें 6 मेंबर को जोड़ा गया। कितने मेंबर को जोड़ा गया, 6 मेंबर को जोड़ा गया। और इन 6 मेंबर में से 4 मेंबर को कहां से लिया जाना था, ये लोकल। और ये एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पहली चीज तो पहली बार बना क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 मेंबर हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अब 2 हो गई। अब आप देखिए, जैसे भारत का सिस्टम है, जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, ठीक उसी का एक प्रतिरूप इन्होंने बना दिया। तो सबसे बड़ा कौन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके कानून बनाने में सहायता करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल विच इज हैविंग 6 मेंबर, और दूसरा क्या उन्होंने बनाया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए,
ठीक है ना। अब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ ये पहली बार हो गया, तो इसको हम लोगों ने बोला मिनी पार्लियामेंट। इसको क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक उसी टाइप का एक आपको दिख रहा होगा, ये है मिनी पार्लियामेंट। ये किस पे बेस्ड था? जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट होता है उसका एकदम लगभग हूबहू इन्होंने मॉडल तैयार कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? मिनी पार्लियामेंट। और ये जो लेजिस्लेटिव था उसको बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस एक्ट की एक और खास बात है, वो पूछे क्या? वो ये खास बात है कि यहाँ पहली बार जो है, याद रखिएगा कैसे, लोकल गवर्नेंस को, लोकल गवर्नेंस का मतलब बेस लोगों पे, बेस लेवल पे लोगों को उठाया गया, सेलेक्ट किया गया। लोकल गवर्नेंस को इसने वो किया। आउट ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर्स काउंसिल 4 मेंबर्स वेर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नेंस। याद रखिएगा लोकल गवर्नेंस मतलब बेस लेवल से लोगों को इन्होंने उठाया। कहाँ से? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। कहाँ से लेना था? 4 मेंबर कहाँ से लेने थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। इसको आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? MBBA से इन्होंने लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए किसके? 1853 के। अब ये बताइए इसको क्या बोलते हैं? एक तरफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों को मिला के और ये गवर्नर जनरल मिला के क्या बना? एक टाइप की मिनी पार्लियामेंट बनी। और इस किसकी तरीके की है? ये ब्रिटेन में जैसे पार्लियामेंट थी उसकी कॉपी है, ठीक है ना। तो ये हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद हुआ 1857 का संग्राम। 1857 के संग्राम, अच्छा वो क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने इतना अति मचा दिया था, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर तरीके से शोषण शुरू कर दिया था लोगों का। तो लोग भड़क गए भैया, मिलिट्री सेपॉय म्यूटिनी हुई, उसके अलावा कई सारी चीज़ें हुई, कई सारी भैया इन लोगों ने लोगों का शोषण, ज़मीनें छीननी शुरू कर दी रेवेन्यू के नाम पे, तो आप नहीं दे पाए, टैक्स बढ़ा दिया, इस तरीके से भाई मजबूर कर दिया कि आप इसी की खेती करो। ऐसे कई सारे इन्होंने प्रोविजंस बना दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बहुत बड़ा संग्राम हुआ, ठीक है। और अगर उसके बाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यार अब ऐसा है, अब कंपनी नहीं चला सकती, इट्स क्वाइट बेटर कि हम इस कंपनी की बागडोर सीधे तरीके से क्या करें, हम खुद चलाना शुरू कर दें। समझ रहे ना, हम खुद चलाना शुरू कर दें। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, उसका दूसरा नाम क्या है? क्राउन रूल शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 1858 से लेके 1947 तक किसका रूल चला? क्राउन रूल चला। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। और आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ें सेशन सही हैं तो वी विल कंटिन्यू इट फर्दर। सो फॉर दैट आई नीड मोटिवेशन, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। तो इफ़ यू विल थिंक it's better, please share and subscribe. Thank you so much.